जय हिंद दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा चैप्टर 22 है और इसमें हम लोग संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। और ये हमारा पार्ट 4 है, ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपने इस चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको हर चीज़ इसमें पूरा कंप्लीट कवर किया हूँ। बहुत यूट्यूब में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको इस चैप्टर का हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैं परफेक्टली और बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो है इसका हम लोग संसद के बारे में इतने सारे जो चीज़ें पढ़े हैं ना, वो सभी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग ये सब पढ़े हैं ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। एक बार बस ऐसे ही रिवाइज करते हुए बस याद दिलाते चलता हूँ ताकि लिंक जुड़ा रहे। देखिए, दल बदल ये सब हम लोग देख लिए थे। राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ठीक है, उसके बाद से हम लोग राज्यसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि, ये सारी चीज़ें, निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़े। फिर इन इन दोनों में इम्पोर्टेंट क्या है उसको देखे थे। सदन का नेता किसको कहते हैं, विपक्ष का नेता किसको कहते हैं, व्हिप किसे कहते हैं यानी सचेतक किसे कहते हैं, और संसद का सत्र क्या होता है। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ आप ये बात याद रखना। ठीक है ना, ये मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ सभी को, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। देखिए, उसके बाद से स्थगन किसे कहते हैं, सत्रावसान क्या होता है, स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर होता है। बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आप लोग समझेंगे ना, तो इस तरीके से आपको एकदम हर चीज़ को अरेंज तरीके से आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे है, आप बहुत अच्छे से इसको समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो हम लोग इसको विघटन देखे थे। उसके बाद से अगर विघटित होता है संसद लोकसभा, तब उस समय जो विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखे। गणपूर्ति देखे, लेम डक सत्र किसे कहते हैं देखे, फिर संसदीय कार्यवाही के साधन देखे। ठीक है, उसके बाद से प्रस्ताव देखे, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव देखिए, अविश्वास प्रस्ताव देखिए, फिर निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में इसको हम लोग अंतर यहाँ पे देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट, ये लास्ट चैप्टर है। इसमें ये हमारा संसद का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे बेसिक अंतर जो सरकारी विधेयक है और गैर सरकारी विधेयक है, विधेयक दोनों ही हैं। ठीक है, दो प्रकार के विधेयक हैं। देखिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। जो सरकारी विधेयक है, जब लोकसभा में, ठीक है, जो 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 दल होता है जो जीतता है, ठीक है, जो जीता हुआ दल है, जो सरकार गवर्न कर रही है, मैं पूरा एकदम अच्छे से इसको बताता हूँ। प्रेजेंट में जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो उनकी जो दल है ना, उनके अंतर्गत जितने भी मंत्री हैं, एकदम मैं आपको व्यवहारिक बता रहा हूँ, जो अभी हमारा प्रेजेंट में जो है, तो उनके जो मंत्री है ना, उनके साथ जितने भी कैबिनेट में जो भी मंत्री हैं, ठीक है, यदि अ, वो मंत्री सदन में किसी भी प्रकार का विधेयक लाते हैं, ठीक है, तो उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहेंगे। ठीक है ना, अगर कांग्रेस का कोई भी पार्टी है, उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति विधेयक लेकर के आता है, उसको गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जो गवर्न कर रही है, ठीक है, जो बीजेपी की जो सरकार है अभी वो गवर्न कर रही है, तो उसके अंतर्गत जो मंत्री लेकर के आ रहे हैं विधेयक, वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके अंतर्गत यदि कोई विधेयक लाया जा रहा है, तो वो क्या होगा, सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर वो जो सत्ता में नहीं है, जो दल सत्ता में नहीं है उसके विपक्ष में है, या फिर कोई भी अन्य दल या कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, उसके अंतर्गत कोई भी विधेयक लेकर के आता है,
तो वो गैर सरकारी विधेयक होगा। कंप्लीट अच्छे से समझ गए? देखिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं। सबसे पहले इसे संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये सरकारी विधेयक को। जबकि संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है गैर सरकारी विधेयक को। सरकार के नीतियों को प्रदर्शित करता है सत्तारूढ़ दल। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं बताया, जो गवर्निंग जो अभी पार्टी है, ठीक है, जो गवर्न कर रही है अभी, अगर वो कोई विधेयक को लेकर के आती है तो इससे क्या पता चलेगा देश को? इससे पता चलेगा ना कि हाँ वो जो सरकार है वो अपना इस तरीके का नीतियाँ लेकर के आ रही है, इससे पता चलेगा ना। तो इसलिए ये बताया जा रहा है। जबकि इसमें क्या होगा, सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। देखो इन दोनों में अंतर क्या हो गया। अगर अभी बीजेपी का जो ये गवर्न कर रही है, तो अगर बीजेपी कोई विधेयक को लेकर के आती है तो देश के लोगों को क्या लगेगा कि हाँ जो अभी जो सत्ता में है, जो दल अभी गवर्निंग कर रही है, वो दल जो है वो अच्छे से इस नीति पर काम कर रही है, ये पता चलेगा। अगर वही विधेयक जो कि कांग्रेस लेकर के आती है या फिर कोई और दल लेकर के आता है जो कि गवर्न नहीं कर रहा, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, अगर वो लेकर के आता है, तो ये जो दल अभी जो है, जो बीजेपी का दल है, उसको क्या होगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि हाँ ये भी एक मामला है जिसको लेकर के आना जरूरी है। क्योंकि मेन जो है वो कौन सारा काम कौन करेगा, गवर्निंग पार्टी करेगा, ठीक है, जो अभी दल में जो जीता हुआ दल है, ठीक है ना, वो करेगा। तो इसलिए इसको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मंतव्य की यानी कि जो विपक्षी दल है वो क्या चाह रही है, उसको प्रदर्शित करता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक देखिए संसद के द्वारा इसके पारित होने का पूरा उम्मीद होता है। क्यों उम्मीद नहीं होगा, होना ही चाहिए, है ना, ये समझ गए आप क्यों? क्योंकि जो रूल कर रही है, जो पार्टी रूल कर रही है, अगर उसके में पूरा बहुमत है तभी तो पार्टी में वो रूल भी कर रही है ना। तो वो कोई भी विधेयक लाएगी तो आसानी से ही पारित होगा। जबकि ये आसानी से पारित नहीं होता है, कम चांस होता है। क्योंकि भाई इसके साथ में जो इसका है, जो भी दल है उसमें सपोर्ट कम है। संसद द्वारा अस्वीकृत होने पर देखो यहाँ पे सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये जुड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव से, इसलिए मैं सभी को पहले पढ़ाते हुए सीक्वेंस से आया हूँ। अविश्वास प्रस्ताव हम लोग पढ़े हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब बस इतना होता है कि जो दल गवर्न कर रही है, जो दल अभी रूलिंग पार्टी है, वो सरकार चला रही है, तो उसमें किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा वो विश्वास होना चाहिए ना सभी का, तभी तो हम लोग पूरे देश उसमें रूल कर रही है, और वो खुद एक दूसरे में विश्वास नहीं है। तो वो जो विश्वास का मतलब यही है कि उसको पूरे दल का, जो भी दल में है, जो भी लोग हैं, सभी का उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे जो सरकारी विधेयक है, यदि ये विधेयक अस्वीकृत हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दल है जो कि पूरे भारत पे शासन कर रही है अभी, उसके लिए पूरा रूल बना रही है, हर चीज कर रही है, अगर उसका कोई एक विधेयक है या फिर कोई ऐसा रूल बनाना चाहती है, जबकि वो रूल बना नहीं पा रही है, क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि लोगों का विश्वास कम हो गया है। अगर किसी दल के लिए लोगों का विश्वास कम हो जाता है, ठीक है, उसके पार्टी में ही उतने दम नहीं है कि एक विधेयक को पारित करा सके या फिर अपने विचार को अच्छे से प्रस्तुत कर सके, तो फिर वो दल पूरे देश को क्यों गवर्न करेगी? उसको तो हटना चाहिए फिर। इसलिए ये चीज़ माना जाता है कि जो सरकार अभी रूल कर रही है, उसका कोई भी विधेयक पारित होना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि हाँ ये जो सरकार है इसका लगातार विश्वास बना हुआ है। यदि वो पारित नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि लोगों का विश्वास कम है, ठीक है ना। क्योंकि उसके पास बहुमत भी तो है ना। अब उतने खुद पार्टी के ही इतने लोग हैं, अगर वो लोग भी समर्थन नहीं दे रहे हैं, तभी ऐसा होगा कि कोई विधेयक पारित ना हो पाए। ठीक है, तो ये समझ गया ना। जबकि गैर सरकारी विधेयक का कोई मतलब नहीं है, वो अगर अस्वीकृत हो जाता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए सरकारी विधेयक जो है पेश करने के लिए 7 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ पेश करना है अपने को, ये जो रूल है इसके लिए रूल बनाने का तैयारी शुरू किया जाए, ये इस तरीके का बात। जबकि गैर सरकारी विधेयक में 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। 1 महीने का नोटिस क्यों? देखिए ये गैर सरकारी विधेयक है, यानी कि
सरकार यहाँ पे काम नहीं कर रही इस पे, गैर सरकारी विधेयक है, यानी गैर सरकारी यानी कि बाकी लोग उसके इस रूल को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो गवर्निंग पार्टी है सारा चीज़ वहीं से तो होगा ना। तो वो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट तो करेंगे ना। इसलिए थोड़ा सा एक माह पहले, क्योंकि जो गवर्निंग सरकार है वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि क्या रूल लाया जा रहा है। जब ले करके आएंगे तब पता चलेगा। तो इसलिए गैर सरकारी विधेयक में एक माह का नोटिस लगता है, जबकि सरकारी विधेयक में केवल 7 दिन के लिए। अंतर समझ गए? अब देखते हैं हम लोग धन विधेयक। धन विधेयक जान रहे ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जो धन विधेयक है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। धन विधेयक क्या है इसको बहुत अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। यदि आप पहले कभी भी पढ़े हैं पॉलिटी को तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जितना टॉपिक है ना, सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसमें आपका पूरा वीडियो में कवर हो रहा है। देखिए, ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक को हमेशा आप याद रखिएगा कि वो भारत सरकार के द्वारा किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन या विनियमन ऐसा कुछ भी होगा, यानी कि कर से रिलेटेड कोई भी ऐसा बात होगा उसको उसमें कर अधिरोपण करना, उसमें कोई भी परिवर्तन करना, उसका मैनेजमेंट करना, सारी चीज़ें ये धन विधेयक के अंतर्गत आएंगी। उसके साथ ही केंद्रीय सरकार के द्वारा जितना भी उधार लिया गया धन है, किसी भी तरीके से जो उधार ले रहे हैं वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन, संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये दोनों हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन निकालना या उसमें रखना, उसका जो भी मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी विषय पर बात होता है तो वो सारी चीज़ें धन विधेयक के अंतर्गत आएंगी। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना, कर से रिलेटेड बातें, केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी उधार वगैरह, या फिर संचित निधि, आकस्मिक निधि से रिलेटेड कोई भी बातें। ये जो तीनों टॉपिक पे कोई भी अगर बात होता है तो समझ लो कि वो धन विधेयक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उसमें आपको अगर ये ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो, इसीलिए आपको बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझना है। कर से रिलेटेड बात हुआ, धन विधेयक है। किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार से उधार वगैरह का बात हो, वित्त विधेयक, धन विधेयक है। संचित निधि, आकस्मिक निधि किससे रिलेटेड बात हुआ, धन विधेयक है। तो इस तरीके से आप अगर फोकस करके रखेंगे फिर वो कुछ भी ऑप्शन में देता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में और भी कुछ कुछ बातें हैं। देखिए, धन विधेयक कौन सा धन विधेयक नहीं माना जाएगा, जैसे कि जुर्माने के रूप में कोई भी ऐसा पैसा वगैरह है। धन विधेयक का मतलब धन से रिलेटेड सारी बातें हैं। जुर्माना ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धन ही तो ले रहे हैं ना। तो यहाँ भी धन आ रहा है या जा रहा है, जो भी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये जुर्माने का जो है, जुर्माने से रिलेटेड कोई भी यदि धन होगा तो वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। जुर्माने से संबंधित कोई भी विधेयक लेकर के आ रहे हैं, लेना है, कैसे क्या करना, उसका जो मैनेजमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई बात होगा तो धन विधेयक नहीं होगा। क्या है और क्या नहीं है, दोनों में बस अंतर रखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनुज्ञप्तियों के लिए कोई भी ऐसे फीस वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका मांग वगैरह से रिलेटेड कोई भी विधेयक आएगा तो वो भी धन विधेयक नहीं होगा। उसके बाद से किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार का जो बीच में कर वगैरह लेने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें भी, देखो कर यहाँ भी है ना, लेकिन क्या है, स्थानीय प्राधिकार या निकाय वगैरह कोई भी ऐसा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट वगैरह के द्वारा जो भी ऐसा प्रयोजन के लिए कुछ धन कलेक्ट किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी बातें होंगी तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, याद रखेंगे कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही सबसे प्रमुख होता है, उसका जो निर्णय होगा अंतिम होगा, ठीक है। देखिए, लोकसभा में ये जो धन विधेयक होता है लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है,
सारी बातें हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे या फिर शायद पढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखियो, लोकसभा, लोकसभा का अर्थ ही आता है लोगों का सभा। तो जो पार्टी चुन करके आती है वो लोकसभा में रहती है, तो वो क्या होगा, वहाँ वहाँ वो मेन जो गवर्नमेंट जो है, जो लोकसभा में है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व डायरेक्टली वहां से कर रही है। तो लोगों के लिए कोई भी धन से रिलेटेड कोई भी कानून बन रहा है तो लोकसभा में ही जाना ज़्यादा सही होता है। इसलिए लोकसभा को ही, अध्यक्ष का भी ये अंतिम निर्णय इसी के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। किसके निर्णय को? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय को, ठीक है। मान के चलो, यदि लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं हाँ ये धन विधेयक है, धन विधेयक के रिलेटेड कोई बातें करते हैं, वो उस चीज को मानना पड़ेगा। किसी चीज को बोलते हैं धन विधेयक नहीं है तो नहीं है, ठीक है। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार के विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेम करके आपको बताऊं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, राज्यसभा में भी धन विधेयक को पुरस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति धन विधेयक के बारे में अपना अंतिम निर्णय दे सकते हैं। राष्ट्रपति से सिफारिश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट रहेगा कि जो धन विधेयक है वो सरकारी विधेयक माना जाता है। इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जानते तो हैं धन विधेयक, लेकिन धन विधेयक का गैर सरकारी विधेयक यानी कि गैर लोग भी जो मंत्री नहीं है, क्या वो भी पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हम लोग इसको लॉजिक तरीके से समझते हैं, ठीक है। देश का पूरे देश के लोगों का, सभी का पैसा जो आता है वो अपने मतलब गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है। उस पैसे को जो सत्ता में नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर अभी बीजेपी केंद्र में है, ठीक है, केंद्र में शासन कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों का उस पे विश्वास है, इसलिए कर रही है। तो जिस व्यक्ति पे विश्वास है उसी उसी को ये भी अधिकार देंगे ना कि हाँ यही जो है, इन्हीं लोग धन का क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, इन्हीं लोग ध्यान में रखें। तो इसलिए जो सरकारी विधेयक माना जाता है, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है ये संविधान में, कि धन विधेयक जो रहेगा वो सरकारी विधेयक माना जाएगा। तो सरकारी विधेयक का मतलब क्या हुआ? जो सरकार अभी तुरंत रूलिंग पार्टी है वही है सरकार। तो वो क्या है, वो उस विधेयक को पेश करने का केवल अधिकार उसी के पास है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकारी विधेयक के अंतर्गत ये आएगा। तो इसलिए ये जो विधेयक है वो केवल जो रूलिंग पार्टी है वही ला सकती है। समझ गया ना क्यों ला सकती है? क्योंकि पूरे जनता का विश्वास इसी पर है, ठीक है ना। तो इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका भी अर्थ आप लोग समझ गए ना, क्योंकि जो रूलिंग करे उसी के मंत्री रहेंगे, ठीक है ना। तो उसी के मंत्री यानी कि उनको पूरा विश्वास है देश के ऊपर, देश के लोगों के लिए। उसी हिसाब से वो लोग काम भी करेंगे, तो उनको अधिकार भी है धन का मैनेजमेंट कैसे करना है। ये हो गया। देखिए, अब हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वित्तीय मामलों जैसे कि राजस्व, व्यय, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है। देखिए, इनमें आगामी वित्तीय वर्ष के किसी नए प्रकार का कर लगाना या फिर कर में संशोधन करना, कर से रिलेटेड जो भी संशोधन वगैरह होगा, राजस्व व्यय वगैरह होगा, ये सारी चीजें वित्त विधेयक के अंतर्गत आएगी। सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। कुछ भी इस तरीके से ऑप्शन बना करके दे देता है। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है, यानी कि वित्त विधेयक एक घर है, उस घर के अंतर्गत घर के अंदर एक छोटा सा जो कुछ भी ऐसा स्थान है वो धन विधेयक, यानी घर के अंदर
धन विधेयक है, ठीक है, यानी कि वित्त विधेयक बड़ा है, ठीक है ना, ये समझ गए, और धन विधेयक उसके अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे कि जो वित्त विधेयक है, जितने भी वित्त विधेयक होंगे सभी धन विधेयक नहीं होंगे, यही सब चीजें कंफ्यूजन करती हैं बाद में, ठीक है ना। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, ये बात को आप अच्छे से याद रखना। देखिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है ना, यही मैं आपको बताना चाह रहा था अभी। देखिए केवल वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। हम लोग अभी जस्ट अभी धन विधेयक पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे अनुच्छेद 110, ठीक है ना। तो वही अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के लिस्ट में अगर जो जो चीजें हैं उससे रिलेटेड कोई भी बातें हैं, तो वही वित्त विधेयक होगा, वो धन विधेयक होगा, ठीक है ना। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। हम लोग इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है। यानी कि कौन सा धन विधेयक है कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित करेंगे। देखिए अब साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है, देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं सभी चीज़ों को अंतर के साथ जोड़ जोड़ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखना पूरे एकदम फोकस के तरीके से एक इस चैप्टर को समझ गए ना, तो आप पूरा पॉलिटी का चैप्टर समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार भी होता है अगर आप अच्छे से समझ गए इस चैप्टर को, तो ठीक है। देखिए साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। साधारण विधेयक को लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, मंत्री या गैर मंत्री दोनों के द्वारा साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक मतलब एकदम नॉर्मल जो विधेयक जो चलता फिरता आराम से जो बीच बीच में जो रूल वगैरह आता रहता है, ये सभी साधारण विधेयक होते हैं, ठीक है। जबकि धन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा, ये सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं। देखिए बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए, बिना राष्ट्र इसमें पूछने की जरूरत नहीं, साधारण विधेयक में पेश कर सकते हैं, बाद में वो सारी चीजें हो जाएंगी। जबकि यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति से पहले पूछना ही पड़ेगा। धन विधेयक से रिलेटेड कोई भी अगर बातें चल रही हैं तो वो पूछना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए राज्यसभा के द्वारा जो साधारण विधेयक है उसको संशोधित कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा रखना नहीं रख सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यही है, ठीक है। देखिए साधारण विधेयक में किसी भी प्रकार से बहस होगा, संयुक्त बैठक मैं बता चुका हूँ, अभी हम लोग और भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक से जो भी रिलेटेड बातें हैं वो साधारण विधेयक में हो सकती हैं, कोई किसी भी प्रकार से बहस हुआ तो, जबकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। साधारण विधेयक को जो राष्ट्रपति हैं वो अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, जबकि जो धन विधेयक है उसमें उनको ऐसा कोई शक्ति नहीं मिला हुआ है, अस्वीकृत नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला बात तो ये धन विधेयक है, धन विधेयक कितना इम्पोर्टेंट हम लोग जान चुके हैं, पूरे जनता से जुड़ा हुआ है, प्लस हम लोग राष्ट्रपति से पहले ही हम लोग उनसे पहले पूछ करके करते हैं, फिर क्यों उनको अस्वीकार करेंगे, उसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। प्लस देखिए इसमें है कि जो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और ये मतलब साधारण विधेयक में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखेंगे धन विधेयक में है नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, बाकी वो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसा टाइप का। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है।
किस स्थिति में दोनों सदन का संयुक्त बैठक होता है? सदन से रिलेटेड संसद पार्लियामेंट में जितना काम होता है, जो जो काम होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसी का हम लोग जितना भी थ्योरिकल चीजें हैं, सब सबको अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए, अगर कोई विधेयक है उस पे तीन तरीके का व्यवस्था है कि वो लोग संयुक्त बैठक होगा। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। देखिए, कोई ऐसा विधेयक है जो सरकारी विधेयक, साधारण विधेयक जो अभी हम लोग देखे, उसमें मान लो कि राज्यसभा में पूरा स्थापित हुआ, यानी कि पेश किया गया, वहां पे सारा विचार विमर्श हो गया, अब उसको भेजा गया लोकसभा में। लोकसभा बिना सोचे समझे उसको अस्वीकार कर दिया। या फिर लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, विचार वगैरह करके भेजा गया राज्यसभा में, राज्यसभा वाले उसको नहीं देखे, उसको अस्वीकार कर दिए। ऐसी स्थिति में तो बहस होगा, प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा, सदन में देखिए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो, समझ में आ गया ये भी, ठीक है। यदि सदन के ही व्यक्ति उस जो भी संशोधन है उसको मानने ना मानने में, ये दोनों में विवाद हो रहा है, तो एक बार संयुक्त बैठक बुलाते हैं, फिर उस तरीके से विचार विमर्श करके उसको आगे बढ़ाते हैं काम को, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन है जब संयुक्त बैठक होगा। तीसरा कंडीशन ये होगा कि किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी क्या करता है कि 6 महीने से अधिक समय तक उसको रखे रहता है, अपने पास दे ही नहीं रहा है वो, ठीक है, ताकि आगे पारित हो और वो रूल बने। तो इस कंडीशन में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। देखिए, संयुक्त बैठक से रिलेटेड और भी बातें हैं। देखिए, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही संयुक्त बैठक होगा, ठीक है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में ये चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखना। देखिए, हम लोग अभी पढ़े कि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है, लेकिन धन विधेयक तो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। तो फिर वित्त विधेयक यहाँ पे तो पहले ही आप पढ़े हैं कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। हम लोग इससे पहले एक और बात पढ़े थे कि जो सभी प्रकार के जो भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आएगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो ऐसा वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक से रिलेटेड नहीं है, ऐसे वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन और धन विधेयक, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है संयुक्त बैठक का। देखिए, धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्ति लोकसभा के पास है, ठीक है, ये आपको पता है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें लॉजिक ये है, पहला तो ये तो हम लोग समझ गए, धन विधेयक तो हम लोग समझ गए क्यों जरूरी है लोकसभा, है ना। लेकिन संविधान संशोधन फिर ऐसा क्यों? देखिए, संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए। एग्जाम्पल के लिए, बहुत गजब का सोचा है जो भी बहुत सारे हमारे जो अ, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे महान व्यक्ति लोग हमारे देश के, तो मतलब गजब का सोचे, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को पढ़ करके। ये हम लोग ये लाइफ, भले ही हम लोग क्या, हम लोग सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग मेहनत करके जिस तरीके से आगे बढ़े, हो सकता है जब हम लोग वहां तक अगर कोई भी पहुंच जाता है तब उसको समझ में आएगा इन सब चीज़ों को। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग के साथ चल रही है, ठीक है, व्यवहारिक है, बस हम लोग पढ़ के जान रहे हैं क्योंकि हम लोग उस जगह पर नहीं है। देखिए, जो संविधान संशोधन है, ठीक है, वो अलग अलग ही पेश होना चाहिए, यदि मतलब अलग अलग ही पारित होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? संविधान जो है वो हमारे देश को पूरे तरीके से कंट्रोल में रखता है, ठीक है, उसी के बेस पे हमारा सारा चीज चलता है, ठीक। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, अभी जो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, मैं एकदम व्यवहारिक चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बीजेपी की सरकार है,
और लोकसभा में उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि बीजेपी अगर कोई भी पार्टी जीत रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस दल को बहुत ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है, ठीक है। तो लोकसभा में जो सांसद हैं वो बीजेपी के अभी बहुत ज्यादा हैं, तभी तो जीते हैं ना वो लोग। तो वो लोग सबसे ज्यादा हैं, जबकि बाकी बाकी जो पार्टीज हैं उनका कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि अब मान के चलो संविधान में संशोधन करने के लिए कोई विधेयक लाया गया, ठीक है। वो विधेयक किया गया कि अ, लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में वो उसको पारित करा लिया गया, ठीक। जब राज्यसभा उसको भेजा गया तो राज्यसभा वाले असहमत हो गए, ठीक है। तो वो लोग अब असहमत हो गए, तो उसमें क्या होगा? फिर संयुक्त बैठक होगा, क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान है। एग्जाम्पल के लिए भी मैं बता रहा हूँ। अब संयुक्त बैठक कराया गया। अब संयुक्त बैठक में कराएंगे तो सभी का एक साथ संयुक्त वोट होगा। संयुक्त बैठक में संयुक्त वोट होगा तो जो संसद के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसका बहुत सारे वहाँ सांसद हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो वो लोग क्या करेंगे? फिर उसको तो पारित करा लेंगे संयुक्त बैठक में। और साथ ही संयुक्त बैठक का जो मुख्य जो अध्यक्ष होगा, वो जो पीठासीन अधिकारी होता है, वो भी हम लोग जान रहे हैं लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में तो जो भी किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन है उसको संशोधित कर सकते हैं संयुक्त बैठक करा करके, यानी कि उसको पास करा सकते हैं। कुल मिलाकर के बात बताने का मतलब ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि संविधान में संशोधन इतना आसान नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से संशोधन यदि इजी तरीके से होने लगा तो हो सकता है कि जो सरकार है, जो पार्टी है जो अभी रूल कर रही है, वो हो सकता है कि धीरे धीरे तानाशाही करने लग जाए, अपने अनुसार संविधान में परिवर्तन शुरू करने लग जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए भी ये चीज लाया गया है कि संयुक्त बैठक नहीं होगा। अगर दोनों सदन के लोग जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि दोनों सदन के लोग अच्छे से इस चीज के लिए सहमत हैं तो हो जाए, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन असहमत हैं तो संयुक्त बैठक नहीं होगा। तो ये इसका मुख्य बात जो था वो समझ में आ गया। इसलिए संविधान संशोधन को एक साथ संयुक्त बैठक नहीं कराते हैं। अब देखेंगे हम लोग बजट के बारे में। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम बजट भी है, ठीक है। तो देखिए, संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। देखिए, कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है कि संविधान में किस नाम से बजट को किस नाम से कहते हैं, या फिर बजट निम्नलिखित बजट के बजट के लिए निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है असत्य है, इस तरीके से। तो क्या बजट बजट शब्द संविधान में वर्णित है, इस तरीके का वर्ड आता है। तो आप ध्यान रखना कि बजट यानी कि ये बजट इस तरीके से जो शब्द है, जो वर्ड है, ये संविधान में नहीं है, ठीक है ना। केवल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। उसका मेन नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो पहला ये चीज आप ध्यान रखना बजट के बारे में। फिर इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, ये याद रखना। बजट से संबंधित सारी बातें 112 में की गई है अनुच्छेद के। अब वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है, यानी कि जो बजट है, यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये अच्छा समझ में आ रहा है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि वर्ष के अंतर्गत जितने भी वित्त यानी कि पैसा वगैरह से रिलेटेड सारी बातें जो हैं वो एक वर्ष का विवरण है। तो उसी का जो बजट का मतलब ये होगा, वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्त कितने होंगे और खर्च कितना किया जाएगा, इसका जो भी विवरण है, डिटेल्स है, उसको हम लोग बजट कहते हैं, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ये जो बजट सत्र है वो जब आता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक होता है। तो ये बजट का सत्र है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बजट बजट किसको कहते हैं, ठीक है, किसको कहेंगे, उसमें क्या क्या ऐसी बातें रहेंगी जिसको हम लोग बजट कहेंगे, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत अंदर में क्या क्या होगा। तो देखिए क्या होगा उसमें, राजस्व एवं पूंजी पूंजी का जो भी अनुमानित जो भी इतने प्राप्त होना चाहिए, इस तरीके का अनुमान बातें इसमें होंगी। प्लस राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं साधन ये होगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए, ये एक चीज और बता दे रहा हूँ ना, राजस्व बढ़ाने का उत्पाद एवं साधन का मतलब ये नहीं है। हमारे संविधान में ये भी है कि सरकार, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सरकार किसी भी कर को और एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकती है, भले इसमें कम कर सकती है, उसको हटा सकती है। राजस्व बढ़ाने का उत्पाद और साधन, इसका मतलब ये है कि जो राजस्व है, यानी कि जो इजी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे तो बात ये है कि सरकार ऐसा क्या रूल बनाए या क्या ऐसा मैनेजमेंट करे जिससे कि लोग और ज़्यादा विकास करें, ठीक है ना, और ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सरकार को और ज़्यादा पैसा प्राप्त हो और ज़्यादातर लोग उसमें कर कर में जुड़ें और देश का और सहयोग करें आगे बढ़ने में। तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तीसरा, खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए, अगले साल के लिए भी सारा इसमें मैनेजमेंट, सारी जो भी इसका जो डिटेल्स वगैरह जो भी बनाना है, कितना खर्च किया जाना चाहिए, मतलब पूरा सारा चीज़ अगले साल का भी पूरा मैनेजमेंट उसमें देखते हैं। तो वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना और नई परियोजना, ये सारी चीज़ें बजट के अंतर्गत होती हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अब इसमें और भी कुछ बातें हैं। देखिए संविधान में बजट के क्रियान्वयन के लिए कुछ अनुबंध दिए गए हैं 112 में, अभी मैं बताया था। देखिए, बिना राष्ट्रपति के सिफारिश का कोई भी अनुदान का मांग नहीं करेगा, ये बात पहला बजट में ध्यान रखेंगे। यानी कि बजट से रिलेटेड सारी बातें राष्ट्रपति के, पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही होगा। बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई भी विधेयक संसद में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। वही बात है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति से बिना पूछे कोई भी किसी भी प्रकार का जो विधेयक है वो, जो भी टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं करेगा। देखो यहाँ पे है ये, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सीक्वेंस वाइज पूरा आपको ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। जो बजट है, बजट का क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे शुरुआत होता है और कैसे उसका एंडिंग होता है, उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ये याद रखना। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है आम बहस। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, उसके बाद आम बहस होगा, उसके बाद से अब इसमें विभागीय जो समितियां होंगी वो जांच करेंगी। उसके बाद से अनुदान की मांग पर मतदान होगा, उसके बाद से विनियोग विधेयक पारित होगा। ये जो विनियोग विधेयक की सारी चीज़ अभी जस्ट पढ़ेंगे आगे, है ना। फिर लास्ट में वित्त विधेयक पारित होगा, और ये जो है ये सीक्वेंस के रूप में कंप्लीट है, ठीक है ना। तो पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, उसके बाद से विभागीय समिति के द्वारा जांच, उसके बाद से अनुदान की मांग, उसके बाद से विनियोग विधेयक, उसके बाद से वित्त विधेयक पारित होगा, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है, ये बजट से रिलेटेड सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझ गए। आप देखते हैं आगे निधियाँ यानी कि फंड्स। निधियाँ देखिए, इसको हम लोग व्यवहारिक तरीके से समझेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारा ऐसा जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं जो पुराने ज़माने के, यानी कि ऐतिहासिक, उसमें देखेंगे कि जो राजा होते थे उनके पास एक अलग से एक जो भी अपना जितना भी संपत्ति वगैरह रखने का एक अलग सा जगह होता था, ठीक है। तो उसी तरीके से निधियां एक तिजोरी, ठीक है, सरकार का भी एक अलग अलग तरीके से पूरा खजाना, तिजोरी रखने का एक जगह, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे निधियां यानी कि फंड्स, ये भी पैसे से रिलेटेड है, सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अब। देखिए ये जो निधियां होती है यानी कि फंड्स होते हैं तीन प्रकार के, एक भारत की संचित निधि होती है, और एक होती है भारत का लोक लेखा, और फिर होता है भारत का आकस्मिक निधि। बस ये लास्ट है, इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की संचित निधि। ये अनुच्छेद 266 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक है। देखिए इसमें है भारत की संचित निधि के बारे में हम लोग देखते हैं। संचित निधि में क्या क्या होगा इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसमें भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का जो भी लिया गया जो भी उधार है वो संचित निधि के अंतर्गत आएगा। संचित निधि का मतलब क्या हुआ,
जमा हुआ जितना भी फंड, यानी कि जितना भी एक जैसे कि खजाने में जितना जहां जहां से पैसा आ रहा है तो वो संचय हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो निधि होगा वो मतलब उसी को हम लोग संचित निधि बोलेंगे, ठीक है। तो पहला याद रखेंगे कि जितना भी सरकार के द्वारा जितना भी उधार वगैरह ये सारी चीजों से आया वो, उसके बाद से भारत सरकार किसी भी अन्य देशों को जो भी किसी को भी उधार दी हुई है या फिर अपने ही राज्यों को उधार दी हुई है, उन सब से जितने भी उसका ब्याज वगैरह प्राप्त होगा वो भी संचित निधि में डाला जाएगा, ठीक है ना। एक टोकरी है, एकदम एग्जाम्पल एकदम व्यवहारिक तरीके से एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर क्या क्या चीज डालेंगे तो उसका नाम पड़ेगा संचित निधि। बस यही हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले अगर उसमें उधार से आया हुआ जितना पैसा डाल देंगे वो भी संचित निधि के अंतर्गत आएगा। किसी भी देश राज्यों से राज्यों को दिया गया ऋण है, यानी कि उधार दिए हैं, उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उस पैसे को डाल दे रहे हैं उस झोली में, तो वो भी क्या हो गया, संचित निधि। फिर उसी के साथ जितने भी देखिए यहाँ पे जो भी ये जो कर है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, है ना, संपदा, ये जितने भी चीजें हैं, ये जितने भी टैक्सेस हैं, ये जितने भी पैसे प्राप्त हो रहे हैं सभी संचित निधि में जाते हैं। देखिए ये पूरा जो हुआ ये क्या टैक्स वगैरह सारी चीजें क्या हुआ है, सभी कहीं ना कहीं पूरे जनता, देश के जनता का पैसा है। तो इसलिए ये एक तरीके से सार्वजनिक धन होता है, इसलिए भारत सरकार अपनी मर्जी से इस कोष से धन नहीं निकाल सकती, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली इससे कोई भी सरकार भी इससे पैसा नहीं निकाल सकती, इसकी एक प्रक्रिया होती है। हम लोग संचित निधि अभी जो पढ़े थे ना बजट में, वही वाला है ये। देखिए इसमें संविधान में पहले से ये वर्णन किया गया है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पूरा स्थापन करेंगे, यानी कि विनियोग विधेयक पहले लाया जाएगा कि हाँ इस संचित निधि से इतना इतना पैसा लेना है, उस चीज के लिए विनियोग विधेयक ला जाएगा, फिर वो पास हो जाएगा, तब फिर वहां से हम लोग धन निकाल सकते हैं। देखिए इससे और भी रिलेटेड बातें हैं। देखिए संचित निधि से ही कुछ वेतन वगैरह भी यहीं से दिए जाते हैं, जैसे कि देखो हम लोग इसमें राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी से ये जो चीजें इनका जो वेतन वगैरह है ना वो संचित निधि से ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार संचित निधि की व्यवस्था करता है, यानी कि अनुच्छेद 266 जो है वो सभी राज्यों के लिए भी अपना अपना एक संचित निधि बनाने का प्रावधान करता है, और राज्य भी उसी तरीके से काम करेंगे, वो लोग भी बिना अपना जो विधायिका है उससे उसमें विचार विमर्श करके विधेयक वगैरह जो उनका भी अपना प्रोसेस रहेगा, उस तरीके से ही करके वो लोग उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो राज्यों के लिए भी ये प्रावधान है कि राज्यों में भी संचित निधि होगा। अब देखिए भारत की लोक लेखा निधि, संचित निधि अलग हो गया, अब लोक लेखा अलग हो गया, ठीक है ना। मेन संचित संचित निधि था, उसके बाद ये सब चीजें आप अच्छे से आराम से समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि का मतलब ये याद रखना कि जितने भी हम लोग पूरे देश भर का जो भी जो सार्वजनिक जो भी जमा वगैरह करते हैं बैंकों से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें रहेंगी कुल मिला करके। बैंक पे जितना भी हम लोग जमा करते हैं बचत के लिए, भविष्य निधि, बीमा वगैरह, एस आई पी वगैरह जी बहुत सारे कराते हैं ना हम लोग, वो सारी चीज़ें जो है ना लोक लेखा निधि के अंतर्गत आती हैं। ये बस बात इतना ध्यान रखना, संचित निधि लोक लेखा में क्या डिफरेंस है बस। उसके बाद से इस ये जो है ना ये लोक लेखा निधि से धन निकालने के लिए संसद वगैरह किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, बस इतना ही बात इसमें ध्यान रखना है। अब तीसरा आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक तरीके से आपातकाल की स्थिति के लिए बनाया गया ये एक फंड है, ठीक है, जिसमें आपात स्थिति में खर्च करेंगे। लेकिन ये कैसे खर्चा कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, ये राष्ट्रपति का के अंडर होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी खर्च वगैरह करना चाहेंगे तो पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। देखिए इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका राष्ट्रपति की ओर से भारत का वित्त सचिव इसका संचालन करते हैं। ये जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति के अंदर है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के अंदर जो सचिव है
जो वित्त सचिव हो है उसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, डायरेक्टली यही बोल लो, ठीक है ना। राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के अंडर ये रहता है, और वित्त सचिव सचिव इसका संचालन करते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हमारा जो संसद का जो चैप्टर है ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और हम लोग लगभग सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें इस चैप्टर में देख लिया है। बहुत अच्छे से हर चीज़ को आप सीक्वेंस में समझ गए हैं, बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। और ये जो इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनत से इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह करने में आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है। आप उसको करेंगे तो और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और भी बेहतर इसको मैं कर सकता हूँ। और आपको सब्सक्राइब करने से आपको जब भी जो टाइमिंग होगा उस समय जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सीक्वेंस में अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोगों का ये जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले दिन फिर इसका अब हम लोग लास्ट में देखेंगे इसका, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो चैप्टर है ये, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को देखना। क्योंकि ये अगर हम लोग जितना भी चीज़ें पढ़े हैं ना, उसमें से क्या है, अभी दिमाग कन्फ्यूजन में होगा, बहुत सारी चीज़ें भूल रहे होंगे, इस तरीके से लग रहा होगा। जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो वो फिर फोकस करेगा कि हाँ हाँ ये भी टॉपिक पढ़ा था। तो इस तरीके से जो बातें होंगी, आपको क्वेश्चन अच्छे से आप देखना समझना, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते ना तब तक जो पढ़ा हुआ हमारा जो टॉपिक है वो दिमाग में बैठता नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिर अगले वीडियो में किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनता है, और कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि मैं जितना बताऊँ सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।